हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी का और यूनिट नंबर 8 नहीं। तो इसमें हम लोग 2 पेज पढ़े थे। हम लोग फर्स्ट पेज में जाने थे कि हम लोगों का सिलेबस क्या है। सिलेबस को हम लोग अच्छे से समझे थे। अगर वो वाला क्लास अभी आप लोग नहीं किए हैं, जो लोग नहीं कर पाए हैं, तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप पहले वो क्लास कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़े थे उसको एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लिया जाए। हम लोग पहले इसको देखे थे, उसके बाद इंट्रोडक्शन में हम लोग हीट के बारे में समझे थे, टेम्परेचर के बारे में समझे थे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनीशन जाने थे, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन को समझे थे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझ चुके थे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आगे मतलब नेक्स्ट टॉपिक को समझिए। नहीं तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हम लोग समझे थे कि अगर किसी एक बॉडी को देखा जाए, किसी एक ऑब्जेक्ट को देखा जाए, तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब कुछ अगर कांस्टेंट है, इस सब कुछ में कोई बदलाव नहीं आए, तो माना जाएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा किस कंडीशन में है। तो माना जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे हम लोग समझे थे नहीं, यहाँ पे हम लोग जाने थे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स, अगर ये सब कुछ कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा, ठीक। तो अब उसी का नेक्स्ट कंडीशन है, वही सेम टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक है, उसी टॉपिक के अंदर ये भी आता है कि 2 बॉडीज इन कांटेक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जब 2 बॉडी कांटेक्ट में हो तो किस तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, इसको हमको यहाँ पर समझना है, ठीक। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक एडियाबैटिक इंसुलेटिंग सरफेस है, मतलब एक ऐसा सरफेस है। एडियाबैटिक किसको बोलते हैं हम लोग समझे तो उस दिन थोड़ा सा, आज भी जान लेते हैं। एडियाबैटिक मतलब एक ऐसा इंसुलेटर जो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता हो, किसी भी चीज़ को कंडक्ट नहीं करता हो, मतलब हीट बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा हो और अंदर नहीं जा रहा हो, मतलब बिल्कुल भी बाहरी वातावरण से उसका कोई कनेक्टिविटी नहीं हो, तो उस सरफेस को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग सरफेस। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जो एडियाबैटिक है, मतलब टेम्परेचर बिल्कुल भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है, और बीच में हम लोग लगाए हुए हैं एक कंडक्टिंग या फिर कहिए डायथर्मिक। कंडक्टिंग या डायथर्मिक दोनों में से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, और जो मूवेबल है। इसको हम लोग इस वाल्व को, ये जो बीच में लगा हुआ है वाल्व, इस वाल्व को हम लोग इधर उधर मूव करवा सकते हैं, नहीं। तो सबसे पहले इस कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए कि हमारे पास एक एडियाबैटिक इंसुलेटिंग सरफेस है बाहर से, मतलब ये जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर आयताकार, ऐसा शेप नहीं है। मान लीजिए एक बॉक्स है, इस तरह का कंडीशन है कि एक बॉक्स है, इसमें हमारा गैस पार्टिकल भरा हुआ है, और बीच में एक ऐसा बाउंड्री है जो दोनों तरफ के गैस को रोक रहा है, लेकिन वो कंडक्टिंग है, मतलब कंडक्ट कर सकता है। कंडक्टिंग या फिर डायथर्मिक दोनों हमारा एक ही चीज़ है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि इस बॉक्स का नाम A है और इस बॉक्स का नाम B है। तो बॉक्स A का जो प्रेशर है मान लेते हैं P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, और सेकंड बॉक्स का वॉल्यूम V2, प्रेशर P2, यहाँ पर V2 ही हम 2 बार लिख दिए गलती से। प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है, ठीक। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि T1 जो है वो बड़ा है T2 से, मतलब इसका टेम्परेचर बड़ा है इसके टेम्परेचर से। तो इस कंडीशन को समझते हैं। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी A इज़ T1। मान लीजिए फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर शुरू में T1 है, विच इज़ ग्रेटर दैन द टेम्परेचर ऑफ सेकेंड बॉडी T2। जो फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि यह फर्स्ट बॉडी का जो टेम्परेचर, यही बात हम लोग यहाँ देखें कि जो इसका टेम्परेचर है वो बड़ा है और इसका टेम्परेचर क्या है, छोटा है, मतलब इधर ज़्यादा टेम्परेचर है और इधर कम टेम्परेचर है। और बीच में जो मूव करने वाला है, मतलब मूवेबल है, एक वाल्व है जिसको हम इधर या इधर ले जा सकते हैं, इधर या इधर दोनों तरफ ले जा सकते हैं, और ये कंडक्ट भी करता है, डायथर्मिक है, मतलब इधर जो टेम्परेचर है वो इसकी सहायता से इधर जा सकता है, वो कंडक्ट कर सकता है। तो देखते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं।
तो शुरू में ये चीज़ देख लीजिए कि प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज P1 एंड V1 वाइल द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बॉडी इज P2 एंड V2। जो फर्स्ट बॉडी का प्रेशर है वो P1 है, वॉल्यूम जो है वो V1 है, सेकेंड बॉडी का प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन जो फिगर में आप देख रहे हैं इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि शुरुआत में एक ऐसा कंडीशन है कि टेम्परेचर T1 ज़्यादा है और उसके बाद प्रेशर P1 और V1 है फर्स्ट का, और सेकंड का प्रेशर P2 और V2 है, टेम्परेचर T2 कम है। फिर सिंस टेम्परेचर ऑफ बॉडी A इज़ ग्रेटर सो हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी A टू B until A and B have सेम टेम्परेचर। चूँकि टेम्परेचर बॉडी A का बड़ा है, बॉडी A का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए हीट फ्लो करता है किधर से किधर, बॉडी A से बॉडी B की तरफ हीट फ्लो करता है। हम लोग पिछले क्लास में भी समझे थे कि हीट का फ्लो किधर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ नहीं। तो हीट यहाँ भी फ्लो किधर हो रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हमारा हीट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ जो हीट फ्लो होगा वो इधर से, मतलब बॉडी A से बॉडी B की तरफ हमारा हीट फ्लो होगा, हीट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब जब हीट फ्लो करेगा तो क्या होगा, फाइनली प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेज इन बोथ बॉडीज बट टेम्परेचर बिकम्स सेम। फाइनली प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेज। फाइनली क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम, एक फार्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन का, PV = nRT। इसमें अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर में बदलाव आता है, केमिस्ट्री में हो सकता है आप पढ़े हो, नहीं तो फ्यूचर में ज़रूर पढ़िएगा। टेम्परेचर में अगर बदलाव आता है तो टेम्परेचर में बदलाव आने से ये प्रेशर वॉल्यूम भी प्रभावित होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी प्रभावित होगा। तो अगर टेम्परेचर में इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है तो इधर से इधर टेम्परेचर आ रहा है, तो टेम्परेचर में बदलाव होने के कारण इसका प्रेशर और वॉल्यूम में भी बदलाव आएगा, इधर भी प्रेशर और वॉल्यूम में भी बदलाव आएगा। तो मान लेते हैं इसका प्रेशर बदलकर P1 हो गया P डैश, वॉल्यूम बदलकर हो गया V1 हो गया V डैश, टेम्परेचर हो गया T1 डैश। तो इधर भी वॉल्यूम प्रेशर मान लेते हैं P2 डैश, बदल के कुछ हम लोग नाम दे दे रहे हैं P2 डैश, वॉल्यूम हो गया V2 डैश और टेम्परेचर हो गया T2 डैश। ठीक है, तो ये सब बदलाव आ जाएगा। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि प्रेशर वॉल्यूम इधर के प्रेशर वॉल्यूम के बराबर हो जाए, बराबर सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, टेम्परेचर, मतलब दोनों तरफ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। हम जान रहे हैं कि जिधर हीट ज़्यादा है उधर से हीट फ्लो करना चालू करेगा किधर, जिधर हीट कम है उधर, और दोनों तरफ हीट इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ का हीट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर बॉडी A अगर हम देखें तो बॉडी A का प्रेशर था P1 जो अब कुछ चेंज होके हो गया P1 डैश, और वॉल्यूम था V1 जो चेंज हो गया है V1 डैश, और टेम्परेचर दोनों जगह क्या है, सेम, दोनों जगह टेम्परेचर T। बॉडी B के लिए देखा जाए तो प्रेशर हो गया P2 डैश, वॉल्यूम भी हो गया V2 डैश, V2 हो गया V2 डैश, लेकिन टेम्परेचर दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है। आप समझ रहे हैं यार, बॉडी A एंड बॉडी B आर सेड टू बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ जो बॉडी A और बॉडी B है वो दोनों किस कंडीशन में माना जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। यही चीज़ हमको पढ़ना था कि जब दो बॉडी थर्मल कांटेक्ट में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में कैसे आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इधर टेम्परेचर ज़्यादा था एक बॉडी का टेम्परेचर कम था, और बीच में कंडक्ट हो रहा था, कांटेक्ट में था कंडक्टर की सहायता से, जिसके कारण इधर का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया है, सेम हो गया, नहीं। और प्रेशर और वॉल्यूम भी बदला है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम सेम हो ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। सेम हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम भी सेम हो सकता है, लेकिन वो एडिशनल कंडीशन होगा ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेहद ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखा हुआ पढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, बॉडी A, बॉडी B और फिर बॉडी C, और तीनों बॉडी कांटेक्ट में अगर रहे किसके, मतलब एक ऐसे मटेरियल के जो हमारा कंडक्ट कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें डायथर्मिक मटेरियल। डायथर्मिक मतलब कंडक्टर, मतलब जो कंडक्ट कर सकता है हीट को। तो मान लीजिए कि उस एग्जांपल को पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। मान लीजिए बॉडी A का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी B का टेम्परेचर कम है, तो बॉडी A से टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा बॉडी B में, दोनों का टेम्परेचर हो गया सेम, मान लीजिए।
फिर बॉडी बी के कांटेक्ट में अगर बॉडी सी को हम लाते हैं तो बॉडी बी से हीट ट्रांसफ़र होना चालू होगा किधर, बॉडी सी में, और फाइनली टेम्परेचर क्या होगा, तीनों बॉडी का सेम होगा। सिंपल सा स्टेटमेंट है, नॉर्मल सा बात है नहीं कि अब कहना है कि बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी बी का बराबर हो गया, बॉडी बी का टेम्परेचर बॉडी सी के टेम्परेचर के बराबर हो गया, मतलब बॉडी ए, बॉडी बी और बॉडी सी तीनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। बहुत सिंपल है, समझते हैं। ए एंड सी आर इन कॉन्टेक्ट विद द हेल्प ऑफ ए डायथर्मिक मटेरियल। मान लेते हैं कि ए और सी कॉन्टेक्ट में है किसकी सहायता से, डायथर्मिक मटेरियल की सहायता से। डायथर्मिक मतलब वैसा मटेरियल जो हीट को कंडक्ट कर सकता है, कंडक्टर भी बोल सकते हैं इसको। देन ए एंड सी विल बी इन सेम थर्मल इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, ए से हीट फ्लो करना चालू करेगा और सी के पास पहुंचेगा और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ ए बराबर हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सी के। मान लेते हैं कि दोनों का टेम्परेचर बराबर है टी के। फिर इसी तरह हम लोग बी और सी को अगर देखें, बी और सी, बी एंड सी आर केप्ट इन कांटेक्ट विद द हेल्प ऑफ ए डायथर्मिक। बी और सी को अगर हम लोग कांटेक्ट में रखे हुए हैं कि डायथर्मिक की सहायता से कनेक्ट करते हुए, मतलब एक कंडक्टर की सहायता से कनेक्ट किए हुए हैं। देन आफ्टर सम टाइम बी एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बी और सी क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बी और सी का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, और मान लेते हैं दोनों बराबर है टी के। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि ए का टेम्परेचर सी के बराबर है और सी का टेम्परेचर बी के बराबर है, मतलब बी का टेम्परेचर बराबर है किसके, ए के, मतलब तीनों का टेम्परेचर बराबर है। इन दिस वे, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ सी तीनों बराबर है, और तीनों बराबर है किसके, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, जो भी वो मान लेते हैं टी। नहीं, तो यही हो गया हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसी को अगर हम लोग चाहें तो एक डेफिनेशन के रूप में अरेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स दैट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि, तो उसका कथन है कि, उसका स्टेटमेंट है कि, उसका क्या कहना है उसको समझते हैं। दैट इफ़ टू थर्मोडाइनमिक सिस्टम या बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, अगर दो बॉडी या दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं एक दूसरे के, एंड ऑल्सो सेपरेटली इन इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, और थर्ड सिस्टम के साथ में भी इक्विलिब्रियम है, मतलब दो तो इक्विलिब्रियम में है ही और थर्ड के साथ भी इक्विलिब्रियम में है। जो अभी हम लोग एग्जांपल देखें तो दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये थर्ड के साथ भी इक्विलिब्रियम में है, नहीं, देन द थ्री सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों सिस्टम क्या माना जाएगा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो माना जाएगा तीनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के, विद ईच अदर, तीनों सिस्टम एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऐसा कहना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। एक बार और जल्दी से देख लीजिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का क्या कहना है कि अगर दो बॉडी पहले का कॉन्टेक्ट में है तो दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, फिर इस दोनों का टेम्परेचर भी सेम रहेगा, ये दोनों कांटेक्ट में है तो इस दोनों का टेम्परेचर भी सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसका और इसका भी टेम्परेचर सेम रहेगा, नहीं, मतलब तीनों का टेम्परेचर सेम रहेगा अगर सब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे तो। यही हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो सिंपल सा स्टेटमेंट है, नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 12.4, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। सबसे पहले हम लोग इंटरनल एनर्जी को देखते हैं। इंटरनल एनर्जी नाम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर है। इंटरनल मतलब क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, नहीं। तो इंटरनल एनर्जी का कहना है कि दुनिया में जितना भी सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस जो बना हुआ है उसके अंदर एटम्स और मोलिकुल्स होते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े हैं कि एटम्स और मोलिकुल्स होते हैं, और जो एटम्स और मोलिकुल्स होते हैं वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, किस चीज़ के द्वारा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, नहीं। और साथ ही साथ जितना भी मोलिकुल्स है उसका अपना कुछ मोशन भी हो रहा होता है, मतलब वो अंदर मोशन भी कर रहे होते हैं, जिगजैग मोशन, जो बहुत स्लो स्पीड में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अंदर एटम्स और मोलिकुल बहुत ज़्यादा तेज़ी में भाग रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत स्लो मोशन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मोशन में तो है ही, लेकिन
ये दोनों मतलब ये दोनों क्या मतलब जितने भी एटम्स और मोलेकुल हैं, सारे एटम्स और मोलेकुल एक दूसरे से इंटरनली बाउंडेड भी हैं। मतलब आप लोग एक चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, वहाँ पर एक टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का कहना है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्ट करने के कारण उसके अंदर जो एनर्जी डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी मटेरियल के अंदर जो एटम्स और मोलेकुल्स है, उस एटम्स और मोलेकुल्स के आपस में जो इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, उसके कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रहा है। और साथ ही साथ चूँकि ये थोड़ा थोड़ा जिगजैग मोशन में मोशन भी कर रहा होता है, इसके कारण इसके अंदर जो एनर्जी डेवलप हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी भी डेवलप हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी भी आप लोग वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़िएगा कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि एम मास का ऑब्जेक्ट है, वी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², नहीं। तो इस कंडीशन में इसके पास मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एटम और मोलेकुल्स है उसके पास दो तरह का एनर्जी होता है, अंदर उसके अंदर दो तरह का एनर्जी होता है। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो सम है, वो जोड़ है किस किस चीज़ का, एक पोटेंशियल एनर्जी का और दूसरा काइनेटिक एनर्जी का, नहीं। तो अगर हम देखें इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर जोड़ दिया जाए तो वो बराबर होगा किसके, इंटरनल एनर्जी के, नहीं। तो इंटरनल एनर्जी का अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन ए सिस्टम। एक सिस्टम में जितना भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रहा है पार्टिकल के बीच, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का हमारा जो फार्मूला है वो तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है ही। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण डेवलप हो रहा है, इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, और पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण डेवलप हो रहा है, मोलेकुल्स के मोशन के कारण, नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में देखेंगे। अभी क्लास थोड़ा लंबा हो गया, काफ़ी है, 15 मिनट तक ही आपका क्लास रखना चाह रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक बार और इसको डिटेल में देखते हुए, एक बार और इसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।